हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जीएस टेक। आज का हमारा सेशन है मुगल काल। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप तो 3 कारण दिए हुए हैं। पहला है, उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। दूसरा है, इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब व गुंबद बनाने की शुरुआत हुई। तीसरा है, इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश की स्थापित हुआ। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें, सही उत्तर चुनें। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी केवल 3। बाबर के आने के बाद एक नवीन राजवंश की स्थापना हुई जिसे तैमूरी या मुगल राजवंश कहते हैं। तैमूरी राजवंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाबर पैतृक पक्ष यानी उमर शेख मिर्जा से तैमूर लंग की पीढ़ी का था, जबकि मुगल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मातृत्व पक्ष यानी कुतुलुग निगार की ओर से मंगोल चंगेज खान की पीढ़ी से था। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 3, यानी तैमूरी वंश का था। आगे देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुए युद्धों में किया गया था। बाबर के आने के बाद बारूद का व्यापक प्रचलन प्रारंभ हुआ। स्थापत्य कला में मेहराब व गुंबद का प्रयोग बाबर से पहले दिल्ली सल्तनत में के काल से ही प्रारंभ हो गया था। बाबर ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का चंगताई वंश का था। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हुए हैं। पहला है, 1525 ईस्वी तक उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियां एक निर्णायक युद्ध को आमंत्रित कर रही थी। दूसरा है, बाबर जब भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था उस समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन जो है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। मध्यकाल में 1525 ईस्वी तक उत्तर भारत में अधिक उथल पुथल उत्पन्न हो रही थी। यहाँ पर राजनीतिक परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही थी और इस प्रदेश में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक निर्णायक युद्ध प्रतीत हो रहा था। जब बाबर भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था उस समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था, ना कि सिकंदर लोदी। इसलिए वो ऑप्शन बी गलत है। वह अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाने में लगा हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। पहला, बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना। दूसरा, बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया। तीसरा, यह तैमूर वंश का था। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन जो है सही है? तो करेक्ट कथन जो है तीनों कथन सही है। तो करेक्ट ऑप्शन है डी 1, 2, 3। 1494 ईस्वी में 14 वर्ष की उम्र में बाबर ट्रांस ऑक्शियाना के फरगना नामक एक छोटे से राज्य का शासक बना। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया था। वह कहता था कि काबुल से लेकर पानीपत से हासिल जीत तक मैंने हिंदुस्तान को जीतने के बारे में सोचना कभी बंद नहीं किया था। बाबर के पिता तैमूर वंशज और माता जो थी वो मंगोल वंशज की थी। बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का चंगताई वंश का था, जिसका नाम चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा, परंतु आमतौर पर उसे मुगल वंश पुकारा गया। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इस समय पंजाब पर तुर्कों का शासन था। तो देखते हैं, बाबर के पास पंजाब के सूबेदार दौलत खान के बेटे दिलवार खान के नेतृत्व में एक दूत मंडल भेजा गया था, जिसने बाबर को भारत आने के लिए आमंत्रित किया। और उसी समय राणा सांगा ने भी बाबर को पत्र भेजा और कहा कि वह इब्राहिम लोदी को अपदस्थ कर दे। जब बाबर ने भारत में प्रवेश किया उस समय पंजाब में अफगान सरदार दौलत खान और लोदी स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं। पहला है, बाबर ने रूसी युक्ति उस्मानिया से ग्रहण की थी। दूसरा है, पानीपत की लड़ाई से उस्मानिया तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के साथ थे। तीसरा है, बाबर के अनुसार उसने वीरा का किला जीतने हेतु बारूद का प्रयोग किया। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 1, 2, 3।
पानीपत की जो लड़ाई थी वो बाबर ने रक्षा प्राचीर का उपयोग किया था। इस युक्ति को बाबर ने उस्मानिया यानी रूसी युक्ति कहा जाता है, क्योंकि उस्मानिया ने ईरान के शाह इस्लाम के खिलाफ इस युक्ति का प्रयोग किया था। पानीपत की लड़ाई में दो उस्मानिया यानी तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने बाबर का साथ दिया था। बाबर का कहना है कि सर्वप्रथम बारूद का इस्तेमाल वीरा का किला जीतने हेतु किया गया था। यद्यपि भारत को बारूद की जानकारी थी, लेकिन उत्तर भारत में इसका जो आम तौर पर उपयोग बाबर के आगमन पर ही शुरू हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनवा की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। इस युद्ध से लौटते समय बाबर की काबुल में मृत्यु हो गई। तो 26 जनवरी 1530 ईस्वी को बाबर की आगरा में मृत्यु हुई। बाद में उसका जो शव है काबुल ले जाकर दफनाया गया, जहां उसका मकबरा बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। उसे अफगान वंशज होने का गर्व प्राप्त था। तो देखते हैं, बाबर को एशिया के दो पराक्रमी योद्धा चंगेज खान और तैमूर का वंशज होने का गर्व प्राप्त था, इसलिए उसका कोई भी सरदार उसके साथ समानता का दावा नहीं कर सकता था। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजुकी-ए-बावरी का लेखक कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बाबर। बाबर को अरबी और फारसी का गहरा ज्ञान था, साथ ही तुर्की उसकी मातृभाषा थी। उसने तुजुकी-ए-बावरी को तुर्की में लिखा, जो विश्व साहित्य की एक अमर कृति मानी जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का इबादत खाना वह स्थान था जहां? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, विभिन्न धर्मों के मध्य वाद विवाद एवं चर्चाएं होती थी। अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया, जहां प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक प्रचार का आयोजन निश्चित किया जाता था। प्रारंभ में केवल सुन्नी मुसलमान विद्वानों को ही चर्चा हेतु आमंत्रित किया गया, किंतु उनके बीच विवादों में अकबर को असंतुष्टि कर दिया। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सत्य सभी धर्मों में है। इसके सार को समझने के लिए अकबर ने अब विभिन्न धर्मों के गुरुओं को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के अहदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उनका वेतन मनसबदारों के समान था। तो मुगलकालीन जो सैन्य व्यवस्था थी वो तीन तरह की थी। पहला जो है मनसबदार और उनके सैनिक, दूसरा जो होता है अहदी सैनिक, तीसरा जो है दाखिली सैनिक। मनसबदारों और उनकी जो सेना के अतिरिक्त मुगल बादशाह द्वारा निजी सैनिक रखे जाते थे, उन्हें अहदी कहते थे। इन्हें आम सैनिकों की अपेक्षा ज़्यादा वेतन मिलता था तथा सामान्यतः ये प्रत्यक्ष रूप से सम्राट के नियंत्रण में रहता था। और अहदी की नियुक्ति जो है बादशाह स्वयं करते थे और इनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी होते थे। अहदियों की कर्तव्य बहुमुखी होते थे। संदेश वाहक के साथ साथ बंदूक एवं तीर चलाने में भी इनकी सेवा ली जाती थी। इन्हें क्लर्क और सहायक पदों के पर भी नियुक्ति किया जाता था और इन्हें पृथक दीवान एवं बख्शिश के अधीन भी रखा गया था। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उनका वेतन मनसबदारों के समान था, जबकि नहीं उनसे ज़्यादा मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राजकाल को नहीं दिया जा सकता है? तो नहीं दिया जा सकता। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, किला एकवाहन मस्जिद। शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई, जो स्वर्ण काल के स्तर तक पहुंच गई और अलंकृत सौंदर्य व संगमरमरीकरण में तीव्र है। इस काल में मस्जिद निर्माण मतलब जो था वो सर्वश्रेष्ठ तक पहुंच गया, जहां से आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया, जो ताज की तरह बनी हुई थी। शाहजहां ने लाल बलुआ पत्थर से दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया, जिसमें गुंबद मुख्य आकर्षण का केंद्र है। साथ ही दिल्ली स्थित लाल किले में रंग महल का निर्माण कराया। शेरशाह सूरी ने हुमायूं द्वारा निर्मित दिन पनाह को तुड़वाकर
उसको मतलब ध्वस्त करा दिया था, तो वहाँ पे पुराने किले का निर्माण कराया। पुराने किले में जो किला एक वहान नामक मस्जिद का निर्माण भी कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बनारस तथा आसपास का इलाका अवध से अलग रहकर शाह आलम द्वितीय को सौंपा गया। तो देखते हैं, इलाहाबाद की संधि जो है क्लाइव द्वारा 2 चरणों में की गई थी। पहला जो चरण हुआ था वो 12 अगस्त 1765 में हुआ था, तो और दूसरा जो चरण हुआ था वो 16 अगस्त 1765 में हुआ था। तो पहला जो संधि है वो देखते हैं। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेजी गवर्नर क्लाइव के मध्य हुआ था। यह कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त थी। इसके बदले में कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। कंपनी ने अवध के नवाब से करा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। और जो दूसरा संधि हुआ था 16 अगस्त 1765 में, वो हुआ था क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य। इलाहाबाद और करा को छोड़कर अवध का जो शेष क्षेत्र जो है वो नवाब को वापस कर दिया गया। नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपए भी दिए गए। अवध की जो सुरक्षा हेतु नवाब का जो खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। कंपनी को अवध में कर मुक्त करने की छूट दे दी गई। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।